दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुंबई से जनहित का ये स्पेशल एडिशन। सबसे पहले उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जो आज जनहित में आप मेरे साथ देखने जा रहे हैं। आज ब्रेकिंग स्टोरी में बात करेंगे शर्टलेस साजिश पर वर्दी के बंटवारे की। कैसे हिमाचल की सड़क पर आधी रात को हुआ पुलिस वर्सेस पुलिस का हाई वोल्टेज ड्रामा। बिग स्टोरी में बात होगी क्या सीमांचल अलग राज्य बनने वाला है, क्यों ये खबर ट्रेंडिंग है। एक्सक्लूसिव स्टोरी में बात करेंगे अमित शाह के बंगाल विजय वाले डेमोग्राफी प्लान की। और जनहित स्पेशल में रात 9:30 बजे योगी की बुलेट रफ्तार दिखाएंगे। सबसे पहले आज की ब्रेकिंग स्टोरी जाने। शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ हिमाचल में एफआईआर दर्ज की गई है। शिमला के पास एक रिजॉर्ट से 3 नेताओं को पकड़ा गया। हालांकि तीनों को बाद में हिमाचल के जज की इजाजत के बाद दिल्ली लाया गया और यहां की अदालत में पेश किया गया। ब्रेकिंग खबर यह है कि हिमाचल से पकड़े गए यूथ कांग्रेस के तीनों नेताओं को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, जबकि पहले से गिरफ्तार 2 नेताओं को भी 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। 1 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट में इन आरोपियों को फिर से पेश किया जाएगा। शिमला से गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ हैं और पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सिद्धार्थ ने टी शर्ट की डिजाइन बनाई थी, सौरभ ने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया था और इस तरह से इनसे लंबी पूछताछ भी की जानी है। भारत मंडपम में हुए हंगामे और प्रदर्शन को 7 दिन हो गए हैं। इस मामले में अब तक दर्जन भर नेता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस गिरफ्तारी को लेकर हिमाचल और दिल्ली पुलिस में ठन गई है। उधर राजनीति की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी की उमर खालिद से तुलना करते हुए पोस्टर लगा दिए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर कॉम्प्रोमाइज्ड होने के आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कैसे शर्टलेस संग्राम पर हो गया है वर्दी वालों का बंटवारा। तस्वीर नंबर 1। दिल्ली पुलिस को हिमाचल पुलिस ने रोका। आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को बिना लेके जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2। पुलिस अफसरों में सड़क पर बहसबाजी। आपने अपना आंखों से देखा है, मैंने कहां देख लिया, मेरे कहां देख लिया, एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। तस्वीर नंबर 3। दिल्ली पुलिस को ही हिरासत में ले लिया। आपके ऊपर एफआईआर कोऑपरेट करिए, आपको करना तो पड़ेगा। तस्वीर नंबर 4। दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर। अपनी कोर्ट में पेश कर सकते हो। अभी आप किसी देंगे आपके ऊपर एफआईआर में बोलो, मेरे को आपसे एफआईआर तो आपने की 8/11 पे ना। ये चारों तस्वीरें बुधवार शाम से लेकर आज सुबह तक की हैं। दिल्ली पुलिस के जवान सादी वर्दी में गए तो थे शर्टलेस प्रदर्शन करने वालों को पकड़ने, लेकिन खुद ही पकड़ लिए गए। देख रहे हैं आप, पुलिस वाले की पुलिस वालों से बहस हो रही है। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस है, जबकि वर्दी में जो कभी आईडी मांग रहा है, कभी कागज पर बयान लिख रहा है, वो हिमाचल की पुलिस का जवान है। ऐसी तस्वीर आपने शायद ही कहीं देखी होगी। नहीं देखी तो ये दिन भी देख लीजिए। तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे, आपको करना तो पड़ेगा। ये तो पुलिस वर्सेस पुलिस के हाई वोल्टेज ड्रामे का छोटा सा सीन है। वर्दी के बंटवारे की ये पिक्चर 24 घंटे से ज्यादा चली है। नहीं तो हम करवाएंगे, आपको करना तो पड़ेगा। आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। असल में कैमरे पर चेहरा छुपाकर कुछ भी बोलने से बचते जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। बीते शुक्रवार की घटना के बाद हिमाचल जाकर ये तीनों छिप गए थे। दिल्ली पुलिस ने बिना वर्दी के जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया और तीनों को शिमला के पास रोहड़ू के एक रिजॉर्ट से पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस की टीम इन लोगों को लेकर आ रही थी तो रिजॉर्ट वाले ने शिमला पुलिस में शिकायत कर दी। बिना देरी के शिमला की पुलिस ने किडनैपिंग से लेकर अलग अलग धाराओं में दिल्ली पुलिस पर केस दर्ज कर लिया। आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे, आपको करना तो पड़ेगा। आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी।
यह है उस एफआईआर की कॉपी। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है वो तीनों हिमाचल के नहीं हैं, लेकिन सरकार चूंकि कांग्रेस की है लिहाजा दिल्ली पुलिस को लेने के देने पड़ गए। सोलन में हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया और वापस शिमला पहुंच गए। रात को शिमला की जिला अदालत में तीनों आरोपियों की पेशी हुई और फिर ट्रांजिट रिमांड पर तीनों को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोर्ट में शिमला पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि दिल्ली पुलिस ने नियम को फॉलो नहीं किया, छापेमारी की सूचना नहीं दी थी। लेकिन वर्दी वर्सेस वर्दी की लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। दोबारा जब आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम शिमला से निकली तो शोगी के पास इन्हें फिर से रोका गया। तब दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की दलील दी गई। सड़क पर काफी ड्रामा हुआ। फिर रात को जज के घर पर दिल्ली पुलिस की पेशी हुई और तब जाकर आरोपियों को साथ ले जाने की अनुमति दी गई। दिन में दिल्ली पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक थार गाड़ी भी जब्त की है। इस गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेताओं ने भागने में कार का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन शिमला को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने हिमाचल पुलिस की कार्रवाई को संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए सवाल उठाए हैं। एक तरफ एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, वहीं इस प्रदर्शन को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इस पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की तुलना दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद से कर दी है, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक पोस्टर, 2 किरदार। पहला उमर खालिद, दूसरा राहुल गांधी, और टॉप पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है एक ही अराजक पद्धति, देश विरोधियों के 2 अलग अलग चेहरे। ये पोस्टर दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगाया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने इस पोस्टर को लगवाया है। पोस्टर में उमर खालिद के बैकग्राउंड में साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों की तस्वीर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और राहुल गांधी की तस्वीर के पीछे शर्टलेस प्रदर्शन के साथ एआई समिट की झलकियां। हालांकि एआई समिट का साल 2026 की बजाय 2024 लिखा है। एक उमर खालिद की जिसने सीएए के विरोध में प्रदर्शन किया था और उसके बाद हिंसा हुई थी, और जिस समय ये हिंसा हुई थी उस समय डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे। उमर खालिद की तुलना राहुल गांधी से की गई है और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे, और जिस तरीके से एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया उसकी भी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। बीजेपी दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और राहुल गांधी का डीएनए एक ही बता रही है, तो कांग्रेस इसे राहुल के सवालों से भागने की तरकीब बता रही है। दोनों का दिमाग और दोनों की सोच एक जैसी है, इसलिए मैंने कहा कि दोनों को कंपेयर किया। ये अभी हाल के इतिहास से मैंने निकाल कर पेश किया है और ये जानकारी दी है कि दोनों की सोच एक जैसी है कि हमने किसी प्रकार से देश में अराजकता खड़ी करनी है और देश को हमने बदनाम करना है, भारत को हमने दुनिया के सामने बदनाम करना है। मैं कह तो रहा हूं ये नैरेटिव चेंज कर रहे हैं ना। राहुल गांधी के बातों की जवाब नहीं है, राहुल गांधी की बात का जवाब नहीं है इनके पास। राहुल गांधी की बात का जवाब दें। दरअसल पोस्टर के जरिए शर्टलेस प्रदर्शन की तुलना दिल्ली दंगों से की गई है। खास बात यह है कि दोनों घटनाओं की टाइमिंग फरवरी महीने की है। तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली दौरे पर थे। वही शर्टलेस प्रदर्शन भी एआई समिट के मंच पर हुआ, जहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत कर रहे थे। दिल्ली दंगों की साजिशकर्ता में उमर खालिद का नाम है। यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस ने दंगों की साजिश की धारा जोड़ी है। प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने बब्बर शेर बताया है। राहुल के इस स्टैंड को बीजेपी देश विरोधी बता रही है। और अब आते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स पर। कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब हालात से समझौता कर लेना, दबाव में आ जाना, ना चाहते हुए भी झुक जाना। अमेरिका से ट्रेड डील पर कांग्रेस ने द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड की रट पकड़ी हुई है। जवाब में आज बीजेपी ने भी गांधी परिवार की सरेंडर हिस्ट्री खोल दी। शुरुआत नेहरू से की और कांग्रेस से 7 सवाल पूछ लिए।
20 फरवरी को भारत मंडपम में गदर से हाईलाइट हुए स्लोगन में अब देश की पूरी सियासत गुत्थम गुत्था है। कल राहुल गांधी ने बाकायदा एक वीडियो रील सोशल मीडिया पर डालकर पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड कहा था। 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। और आज राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर एक लंबी पोस्ट लिखकर पीएम को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया। शुरुआत में लिखा, आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। पोस्ट के बीच में लिखा, ये कैसा लोकतंत्र है जहां कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। पोस्ट के अंत में लिखा, मोदी जी ये नॉर्थ कोरिया नहीं भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। राहुल गांधी आज केरलम में थे। वायनाड में किसानों के बीच भी उन्होंने ट्रेड डील को लेकर पीएम पर हमला किया। For 4 months, the US-India deal was stuck, was not moving. It is stuck because of agriculture. President Trump was threatening the Prime Minister. राहुल गांधी ने जब एक ही रट पकड़ी तो आज बीजेपी ने भी कांग्रेस के इतिहास की विधिवत खुदाई शुरू कर दी। कांग्रेस को उसी के स्टाइल में जवाब देने के लिए बीजेपी ने आज लगातार दूसरे दिन कांग्रेस की दुखती रग छेड़ दी। कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू, चचा कॉम्प्रोमाइज्ड, वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। मुझे लगता है आज से उनको चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के नाम से ही बोलना चाहिए। अमेरिकी एजेंट। बीजेपी ने नेहरू पर लगने वाले वो सारे आरोप फिर गिनाए जो गांधी नेहरू परिवार को बैकफुट पर लाते हैं। नेहरू के सचिवालय में सीआईए का इतना पैठ था कि उनके जो विशेष सहायक या विशेष सचिव थे, जिनका नाम M.O. मथाई था, M.O. मथाई को अमेरिकी एजेंट के नाम से बुलाया जाता था। बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज नेहरू पर कांग्रेस से 7 सवाल पूछे। पहला, जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र क्यों स्वीकारा? आईबी की अक्साई चीन में चेतावनी को संसद में अफवाह क्यों बताया? नेहरू ने बिना सहमति के कश्मीर में जनमत संग्रह की बात क्यों की? बंगाल के बेरुबारी संघ का आधा हिस्सा पाकिस्तान को क्यों दिया? पुंछ, उरी और गुरेज को पाकिस्तान को सौंपने को क्यों तैयार हुए? पंजाब के 3 गांवों को पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय क्यों लिया? कच्छ केरल में 300 वर्ग मील जमीन नेहरू ने किसके दबाव में खोई? इससे पहले कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के नैरेटिव पर बीजेपी ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर कांग्रेस को घेरा था। आपने देखा मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी एक पैरेलल कैबिनेट इनकी माताजी सोनिया गांधी जी और राहुल जी चलाया करते थे और देश को कॉम्प्रोमाइज करते थे। राजीव गांधी जी भी देश को कॉम्प्रोमाइज करने में कभी पीछे नहीं हटे। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहकर शुरुआत कांग्रेस ने की थी। कोशिश में है कि इस नारे को देश की जुबान पर चढ़ा दे। लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस का इतिहास कुरेद रही है। गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी राहुल गांधी पर तो उसका पहले ही आरोप है कि चीन और जॉर्ज सोरोस से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इस वक्त मेरी मुंबई में मौजूदगी है और महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार राज्यसभा जाएंगे, यह खबर अब पूरी तरह से कंफर्म हो चली है। अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनी थी, जिसके बाद राज्यसभा की कुर्सी खाली हो गई थी। एबीपी न्यूज ने पहले ही यह खबर आप तक पहुंचाई थी कि राज्यसभा की कुर्सी पर अब पार्थ पवार, जो कि अजित पवार के बेटे हैं, उनको भेजा जाएगा और ये खबर आज कंफर्म हो गई है। आपको ये भी बताते चले कि आज ही एनसीपी की अध्यक्ष भी सुनेत्रा पवार को चुना गया है। बीजेपी अक्सर कहती है कि नेहरू पीएम ना होते तो कश्मीर भी नहीं बढ़ता। बहरहाल बंटवारे की बात पर ही बिहार और बंगाल की बात कर लेते हैं। क्या बिहार और बंगाल फिर बंटने वाले हैं? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर चर्चा यह है कि दोनों को बांटकर सीमांचल राज्य बनाने की तैयारी चल रही है। क्या है इस ट्रेंडिंग न्यूज के पीछे की पूरी कहानी, देखिए। क्या सीमांचल नया राज्य बनने वाला है? क्या बिहार बंगाल के हिस्से को मिलाकर नया राज्य बनेगा? क्या बिहार के सीमांचल और बंगाल के चिकन नेक को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनेगा?
पिछले 24 घंटे से ये चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कोई कह रहा है कि बिहार बंटने वाला है, कोई कह रहा है बंगाल चुनाव से पहले ही ऐलान हो जाएगा, कोई कह रहा है कि देश के हित में ये जरूरी है, तो कुछ लोग विरोध में भी पोस्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ पक रहा है? असल में इस चर्चा की वजह और इन सवालों का जन्म हुआ गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे से। अमित शाह बुधवार को 3 दिनों के दौरे पर पूर्णिया पहुंचे। लगातार वो सरकारी बैठकें कर रहे हैं। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। पर्दे के सामने जो बातें हैं उसके हिसाब से तो 3 दिन का ये दौरा शुद्ध रूप से सरकारी है और बॉर्डर इलाका होने की वजह से सुरक्षा पर गृह मंत्री का फोकस है। लेकिन इनकी तस्वीरों के पीछे जो चर्चा हो रही है वो चर्चा अलग केंद्र शासित प्रदेश की है। अब देखिए, ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। ममता दीदी कैसे चुनाव हारे, कैसे उनके परिसीमन में सीमांचल का इलाका हो, बंगाल का इलाका हो, और सबको एक मिला के उनकी एक बड़ी राजनीति चल रही है। केंद्र शासित जो स्टेट है उनको नया बनाने की बात हो रही है। कहानी ये है कि बिहार का सीमांचल हो या फिर बंगाल का चिकन नेक वाला इलाका, दोनों राज्यों के कुल 8 जिलों में मुस्लिम आबादी औसतन करीब 50% है। बांग्लादेश और नेपाल की सीमा के पास ये पूरा इलाका है। भारत में घुसपैठ का सेफ जोन माना जाता है। और आपको याद होगा, अभी बांग्लादेश के कई नेताओं ने इसी चिकन नेक वाले इलाके को लेकर बयानबाजी भी की थी। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है। सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ है। कैसे खत्म? बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का जो अभियान माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है, उसका सबको स्वागत करना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश की बनाना, माननीय गृह मंत्री जी को जो ठीक लगता हो कि इसी से बिहार और देश सुरक्षित होगा, वो उनको करना चाहिए। इन्हीं बयानों की वजह से अलग केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा वायरल हो रही है। वैसे भी ये चर्चा पहली बार नहीं है। साल 2024 में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी डेमोग्राफी के बदलाव को आधार बनाकर केंद्र शासित प्रदेश की मांग की थी। भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। अब जरा नक्शा देखिए और समझिए कि ये पूरा इलाका सामरिक रूप से कितना संवेदनशील है। बिहार के 4 जिले जो नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटे हैं वो सीमांचल कहलाता है। इसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज शामिल है। इसी के बगल में पश्चिम बंगाल का चिकन नेक है, जिसमें उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद जिले आते हैं। चिकन नेक के ऊपर वाले हिस्से को लेकर पहले से ही गोरखालैंड राज्य की मांग हो रही है। हमने आपको सिर्फ इलाके की भौगोलिक स्थिति बताई है। इसे अलग करने की चर्चा अभी सिर्फ जुबानी है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि बदले सामरिक समीकरण में सुरक्षा के लिहाज से सतर्कता बेहद जरूरी है। सीमांचल अलग राज्य बनेगा या नहीं, ये बाद की बात है। लेकिन सीमांचल से पश्चिम बंगाल तक सरकार एक भी घुसपैठियों को नहीं रहने देगी। ये गृह मंत्री अमित शाह का वायदा है, जो उन्होंने आज बिहार के अररिया में किया है। अभी पिछले ही साल नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए और यहां पर भी खासकर सीमांचल इलाके में बीजेपी ने डेमोग्राफी और घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया था, जिस पर लोगों ने यकीन किया और एनडीए को बहुमत भी मिला। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2026 के बंगाल चुनाव में भी बीजेपी का ये दांव कामयाब होगा? अभी आपको गृह मंत्री शाह के 2 अहम बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने बंगाल और बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करने की टाइमलाइन बताई है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। बिहार के कल्याण के एजेंडा के साथ साथ वो मैंडेट में घुसपैठियों को निकालना भी शामिल है। और मैं आज इस मंच से बिहार की जनता को और देश भर की जनता को ये भरोसा देकर जाता हूं
कि हम दूसरी बार जनादेश के लिए आएंगे, उसके पहले एक एक घुसपैठियों को भारत के बाहर निकालने का काम समाप्त कर आएंगे। डेमोग्राफी में बदलाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल किले की प्राचीर से अपनी चिंता जता चुके हैं। इसके खिलाफ हाई पावर मिशन शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से आबादी में चिंताजनक बदलाव की बात कही जाती है। 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 20% थी, जो 2011 में 27% हो चुकी है। इसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई, लेकिन कहा जाता है कि अब यह आंकड़ा 30% से भी ऊपर हो सकता है। 1951 में बांग्लादेश से सटे मुर्शिदाबाद में 55% मुसलमान थे, हिंदू 45% थे, जबकि 2011 आते आते मुसलमान 66% हो गए, हिंदू घटकर 33% रह गए। मालदा में 1951 में मुस्लिम आबादी 37% थी, हिंदू आबादी 62%। 2011 में यहां मुस्लिम 51% से ज्यादा हो गए हैं, हिंदू आबादी 48% से कम रह गई है। मतलब तस्वीर लगभग पलट गई। इसकी एक बड़ी वजह बॉर्डर पार से घुसपैठ भी मानी जाती है। उत्तरी दिनाजपुर में 1951 में मुसलमान थे 39%, हिंदू 60%। 2011 में मुस्लिम आबादी पहुंच गई 50%, हिंदू रह गए 49%। अब बिहार की बात कर लेते हैं, जहां 2011 की जनगणना के मुताबिक 17% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन सिर्फ सीमांचल में ही मुसलमानों की आबादी 47% थी। सबसे बड़ी बात यह है कि 1951 से 2011 के बीच पूरे बिहार में मुसलमानों की आबादी जहां 4% बढ़ी, वहीं सीमांचल में यह आंकड़ा करीब 16% का बढ़ गया था। अब झारखंड का हाल देखिए, जहां 1951 में, यानी जब बिहार और झारखंड एक राज्य थे, तब संथाल परगना इलाके में आदिवासी 44%, मुस्लिम आबादी 9% थी। लेकिन 2011 में चिंताजनक रूप से आदिवासी 26% रह गए और मुस्लिम आबादी 23% से ऊपर चली गई। अवैध घुसपैठियों के जरिए आबादी में बदलाव न सिर्फ क्षेत्रीय पहचान को बदल देता है, बल्कि सरहदी इलाकों के संसाधनों पर भी दबाव डालता है। ऐसे में ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है। ये और बात है कि बीजेपी इसके जरिए अपनी चुनावी संभावनाओं को भी धार देने में लगी रहती है। हालांकि झारखंड के संथाल परगना में घुसपैठ और डेमोग्राफी के मुद्दे को जोर शोर से उठाने के बावजूद बीजेपी को करारी हार मिली, जबकि बिहार में उसे इसका बम्पर फायदा भी मिला। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर बीजेपी सत्ता की मंजिल हासिल कर पाएगी? और इस वक्त पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है, नादिया के मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर की छात्र की लाश मिलने से सनसनी मच गई है। मृतक छात्र का नाम पुलक हल्दर बताया जा रहा है, जो नादिया जिले के कल्याणी के कॉलेज ऑफ मेडिसिन और JNM हॉस्पिटल का छात्र था। कॉलेज के हॉस्टल रूम से MBBS फाइनल ईयर के छात्र पुलक हल्दर की सड़ी गली हालत में लाश बरामद की गई है। जनहित की खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे ने बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत का एहसास कराया है। इसकी झलक 2 दिन में कई बार देखी गई। भारत और इजराइल में दिल और दोस्ती से आगे कई डील भी हुई है। इस दौरे में पीएम मोदी का शांति संदेश छाया रहा, तो वहीं नेतन्याहू ने भी एक सरप्राइज देकर बताया कि भारत और मोदी की उनके दिल में कितनी खास जगह है। His Excellency Narendra Modi, Namaste. My dear sisters and brothers, Shalom. शालोम नमस्ते के साथ एक दूसरे को गले लगाने से शुरू हुआ पीएम मोदी का इजराइल दौरा गहरी दोस्ती और ऐतिहासिक डील के यादगार पल बन गए हैं। जहां 2 दिन में पीएम मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की पर्सनल केमिस्ट्री दिखाई दी, वहीं यहूदियों से लेकर सनातन पर पीएम मोदी का नजरिया भी इजराइल ने बखूबी जाना। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी सशक्त भूमिका की तस्वीर दिखाने का भरपूर मौका मिला। भारत और इजराइल के बीच कई अहम समझौते हुए, जिनमें साइबर सुरक्षा, AI और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कई डील हुए। तो यह भी तय हुआ कि भारत इजराइल जल्द ही FTA को अंतिम रूप देंगे। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भी इजरायली तकनीक पर डील हुई है, जबकि बड़ी डिफेंस डील की रूपरेखा भी तैयार की गई है।
पीएम मोदी की यात्रा दो देशों की गहरी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी के तौर पर देखी गई। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। It was short, but extraordinarily productive and also extraordinarily moving. I think there wasn't a dry eye left in Israel after your moving statement yesterday in the Knesset. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में शांति पहल का समर्थन किया है और यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वैश्विक स्तर पर भारत की विकास यात्रा के साथ साथ शांति का रास्ता अख्तियार किया है, वो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि भारत हर वैश्विक मंच पर शांति की ही उम्मीद करता है। और अब वक्त हो चला है आज के जनहित स्पेशल का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा खत्म हो गया है। इस 2 दिन के जापान दौरे में सीएम योगी ने जापान की कंपनियों के साथ कई अहम समझौते किए, यूपी के विकास का विजन तैयार किया। लेकिन उनके जापान दौरे का मुख्य आकर्षण रहा उनका दुनिया के सबसे तेज रफ्तार ट्रेन जापान की मैग्लेव में सफर करना। टोक्यो में ट्रेन के अंदर बैठकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे 2027 के चुनावी सफर का किया है आगाज, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के विकास को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ाने के मिशन में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ जब दुनिया की सबसे तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन में सवार हुए तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। जापान यात्रा के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ ने जापान की जिस बुलेट ट्रेन का सफर किया वो हवा से सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि वो हवा में उड़ती भी है। ट्रेन की स्पीड को सामने मॉनिटर पर बढ़ते हुए देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्सुकता देखने लायक थी। 500 किलोमीटर की स्पीड को टच करती ट्रेन की स्पीड ने सीएम योगी को रोमांच से भर दिया, जिसमें बैठकर सीएम योगी ने 100 किलोमीटर का सफर सिर्फ 10 मिनट में तय कर लिया। सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। सबने देखा है उसकी स्पीड, यानी मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। ये सुपर हाई स्पीड की मैग्नम ट्रेन जो है वह एक मॉडल जापान ने प्रस्तुत की है। अब आप जरा जापान की इस मैग्लेव ट्रेन की रफ्तार का एक ट्रेलर देखिए। पलक झपकते ही ट्रेन गुजर गई, न आने का पता चला न ही जाने का। जापान की मैग्लेव ट्रेन की रफ्तार हवाई जहाज को टक्कर देती है, क्योंकि मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय बल से पटरी से 4 इंच ऊपर हवा में तैरती है। घर्षण न होने की वजह से मैग्लेव ट्रेन की टॉप स्पीड 603 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मैग्लेव ट्रेनों का डिजाइन किंगफिशर पक्षी की तरह होता है। ट्रेन की इस बनावट से हवा को चीरते हुए तेज रफ्तार में भी एकदम स्थिर रहती है। जापान में अभी मैग्लेव ट्रेन के ट्रायल चल रहे हैं। अभी जापान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शिंकनसेन है, जिसकी टॉप स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। यह शिंकनसेन ट्रेन भारत में अहमदाबाद मुंबई के बीच चलेगी। लेकिन दुनिया की सबसे फास्ट मैग्लेव ट्रेन में सफर करके सीएम योगी आदित्यनाथ सोच तो जरूर रहे होंगे कि यूपी में भी अगर मैग्लेव ट्रेन चल जाए तो मजा आ जाए। आप सोचिए, अगर जापान की मैग्लेव ट्रेन उत्तर प्रदेश में चल गई तो एक शहर से दूसरे शहर के बीच घंटों का सफर कैसे मिनटों में पूरा हो जाएगा। जापान की मैग्लेव ट्रेन की टॉप स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अगर एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा भी मान लें तो लखनऊ से कानपुर 70 से 80 किलोमीटर का सफर 10 से 12 मिनट में पूरा हो जाएगा।
लखनऊ से प्रयागराज 200 किलोमीटर का सफर पूरा करने में 25 से 30 मिनट ही लगेंगे। लखनऊ से वाराणसी 300 से 320 किलोमीटर का सफर लगभग 40 से 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। लखनऊ से आगरा के बीच भी 300 किलोमीटर का फासला 40 से 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। लखनऊ से गोरखपुर 270 से 280 किलोमीटर की दूरी 35 से 40 मिनट में तय हो जाएगी। लखनऊ से नोएडा आना चाहेंगे तो 450 से 500 किलोमीटर का सफर करने में 55 से 70 मिनट लगेंगे। भविष्य में अगर उत्तर प्रदेश में मैग्लेव ट्रेन आती है तो एक शहर से दूसरे शहर घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में जुड़ जाएंगे। लेकिन सीएम योगी के जापान दौरे का मकसद सिर्फ मैग्लेव ट्रेन में सफर करना नहीं था। उनका मिशन उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। सीएम योगी के इस मिशन पर जापान दौरा कितना कामयाब रहा है, अब ये देखने वाली बात रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा पीएम मोदी की विदेश नीति की तर्ज पर था। मतलब विकास, कूटनीति और निवेश पर फोकस। सीएम योगी ने जापान के यामानाशी में रोबोटिक फैक्ट्री का भी दौरा किया, जहां उन्होंने भविष्य की रोबोटिक टेक्नोलॉजी में भारत का भविष्य देखा। मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं कल से यहां पर आया हूं, आज यहां आया हूं प्रातः काल से ही। लगातार हर डेलीगेशन बहुत सकारात्मक भाव के साथ आज भारत के अंदर निवेश करने का इच्छुक दिखाई देता है। परसेप्शन यही होता है, अच्छा कार्य करते हैं, देश और दुनिया अच्छा करती है। मैंने आज देखा है, आज हम लोग कम से कम 2 दर्जन से अधिक डेलीगेशन से मिले हैं। बिजनेस डेलीगेशन थे, यहां के राजनेता थे, यहां के मंत्री थे, यहां के गवर्नर थे, और हर एक व्यक्ति भारत और उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहा था। अपने जापान दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ बिजनेस डेलीगेशन से ही मुलाकात नहीं की। आप ये तस्वीर देखिए। टोक्यो पहुंचने पर सीएम योगी ने भारतीय मूल के परिवारों और बच्चों से मुलाकात की। सनातनी परंपरा से जुड़े भारतीयों से मिले। एक बच्चे ने पैर छुए तो सीएम योगी ने आशीर्वाद के साथ चॉकलेट भी दी। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है। सीएम योगी का जापान दौरा आधिकारिक, आर्थिक और कूटनीतिक था, जिसका उद्देश्य यूपी में विदेशी निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक सहयोग बढ़ाना और आधुनिक तकनीकी से यूपी का विकास करना है, ताकि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल पाए। लेकिन सीएम योगी ने 2026 में जापान का दौरा करके कैसे 2027 की चुनावी उड़ान भी भर ली है, अब ये भी समझिए। मेरा तो निवेदन यही है, जिस भी देश में जाएं, सिंगापुर और जापान, चलो अच्छा है जापान में जा रहे हैं, अच्छा लगेगा उन्हें।
भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है। अब जापान वाले कहीं घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं। अपने देश के बारे में भी सोचना है, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं कल से यहाँ पर आया हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ का जापान दौरा भारत और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव ने इसमें भी सीएम योगी पर तंज कसने का मौका तलाश लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री बदलकर आदित्यपुर या आदित्यपुरम न कर आए। अखिलेश ने सवाल उठाया कि सीएम योगी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बना पाए। अखिलेश ने व्यंग्य किया, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले ही घूमने चले गए। यानी समाजवादी पार्टी सीएम योगी के जापान दौरे को सिर्फ शोबाजी बता रही है। सवाल ये है कि एक लोग गए हैं जापान और एमओयू कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं। कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री जी बदल करके उसका आदित्यपुरम ना नाम कर दें, कहीं आदित्यपुर या आदित्यपुरम न कराएं। दरअसल अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं कि सीएम योगी का जापान दौरा 2027 की चुनावी लड़ाई में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जापान दौरे से योगी सरकार और बीजेपी का विकास वाला नैरेटिव मजबूत होगा। ये दौरा दिखाता है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था के साथ साथ यूपी के आर्थिक विकास पर फोकस कर रही है। ये जापान दौरा सीएम योगी की ग्लोबल ग्रूमिंग को भी दर्शाता है। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं, इसलिए जापान दौरे पर उन्होंने यूपी में अपनी सरकार की पब्लिसिटी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम योगी का मिशन है कि जापानी तकनीक से उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलेट ट्रेन पर सवार होकर उड़ान भर सके। 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास में एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा। और अब आपको दिखाते हैं वीडियो ऑफ द डे। ब्रज में होली के रंग चारों ओर छा गए हैं। बरसाना के बाद अब रंगों की टोली नंदगांव पहुंच गई है। बरसाना के हुरियारे सखी बनकर नंदगांव में जमा कर एक साथ होली खेल रहे हैं। हुरियारे यानी पुरुषों की वो टोली जो रंग और गुलाल का उत्सव मनाने निकलती है। पुरुषों की वो टोली होती है जो रंग और गुलाल का उत्सव एक साथ मनाती है। उत्तर प्रदेश में कृष्ण की नगरी में जगह जगह ऐसे ही रंगों का उत्सव इस समय देखने को मिल रहा है। और अब आज का जनहित मंत्र, व्यक्तित्व को बदलने से मन का विकार नहीं निकलता, इसीलिए यदि कुछ बदलना है तो कर्म बदलें, विचार बदलें। बाहरी दिखावा नहीं बल्कि भीतर की सोच बदलना ही सच्चा परिवर्तन है। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।